हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। पहला है इसमें आरटीई एक्ट, इस टॉपिक का आज का नाम है, जिसको हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। ये एक्ट कब आया था? 2009 में। लागू कब हुआ? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लीजिए। लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। एक्ट आया था 2009 में, ये लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ। आगे देखते हैं, इसका स्लोगन क्या था? सब पढ़े सब बढ़े। ध्यान रखिएगा, इसका स्लोगन क्या था? सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। विद्या बालन जी इसका प्रचार करती थी, क्या पता ये भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, पहला यही पॉइंट है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो वर्ष 2002 में हुआ। इसमें आर्टिकल 21A में, इसमें आर्टिकल 21A के तीसरे भाग में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की या बालिकाओं की, बच्चों की मुफ्त शिक्षा होगी और अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि अनिवार्य शिक्षा देना ही है। अगर नहीं देते हैं तो माँ बाप के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये आर्टिकल 21A में कहा गया, भाग 3 में, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत था ये। आगे देखते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह नियम पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो इस संशोधन को, ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आर्टिकल 21A में क्या जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की या मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होगी, उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आरटीई एक्ट आया था। क्या? राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, और यह 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। पहले ही बता चुका हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। इसका ऑफिशियल नेम क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर आरटीई एक्ट, इसको सिंपल में कह सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन फुल फॉर्म क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, अर्थात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसमें कुछ धाराएं दी गई थी। चलिए अब देखते हैं, ये जो आरटीई एक्ट आया, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसमें कुछ धाराएं दी गई थी। वे धाराएं अब चलिए हम देखते हैं। धारा 12 क्या है? आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी? वो 25 है। तो प्रश्न पहला है कि किस धारा में दिया गया है कि प्राइवेट संस्थानों में गरीब विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित होंगी? तो धारा 12 में आरटीई एक्ट के। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि कितने प्रतिशत सीट प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं? तो 25%। ये धारा 12 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। धाराओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, देख लीजिए। 25% धारा 12 में, आरटीई एक्ट के धारा 12 में, एक्ट 12 में दिया गया है। इसमें 25% प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए छोड़ा जाएगा, फिक्स्ड रहेगा कोटा। धारा 13 में क्या है? प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना दिया जाएगा। तो धारा 13 में क्या है कि अगर प्रति व्यक्ति फीस लिया जाएगा, शुल्क पर 10 गुना जुर्माना दिया जाएगा। किसमें? सरकारी विद्यालयों में अगर आप प्रति व्यक्ति फीस लेते हैं तो शुल्क का 10 गुना जुर्माना दिया जाएगा। किसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों में, 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए ना, लेकिन अगर आप शुल्क लेंगे तो 10 गुना जुर्माना आपको देना होगा। धारा 14 क्या है? किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, धारा 14 में क्या दिया गया है कि अगर किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तब भी उसका प्रवेश आपको देना ही होगा। जन्म प्रमाण पत्र हो या ना हो, आपको प्रवेश देना ही होगा, बच्चे को एडमिशन देना ही होगा। ये धारा 14 में बताया गया है। धारा 15, बच्चों का शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। ये धारा 15 बताया गया है कि किसी भी समय, जैसे सितंबर में आया है कोई बच्चा एडमिशन लेने, तो उसमें नहीं दिया जाएगा। जो एकेडमिक ईयर है उसका जो आरंभ होता है, उसमें ही आप प्रवेश ले सकते हैं। ये धारा 15 में बताया गया है। धारा 16, स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालयों से निकाला जाएगा। तो जो सरकारी विद्यालय 1 से 8 तक के हैं, उसमें क्या है कि आप किसी को फेल नहीं कर सकते और ना ही किसी को निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम ना किसी को फेल करेंगे, ना ही विद्यालय से निकालेंगे। ये धारा 16 में बताया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा।
धारा 17 बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ध्यान रखिएगा, बच्चों को शारीरिक दंड देना मतलब कोई गलती कर रहे हैं तो आप उनको मार नहीं सकते। छोटे बच्चे हैं, बड़ों की क्लास में तो आप मार भी सकते थे, लेकिन जो सरकारी विद्यालयों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 से 14 वर्ष की बालकों के लिए ही खास तौर पे बनाया गया है, उसकी धारा 17 में क्या बताया गया है कि आप उनको शारीरिक दंड किसी भी प्रकार का नहीं दे सकते हैं और आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं धारा 24। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य बताए हैं। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य बताए हैं। शिक्षक का क्या क्या कर्तव्य होता है, शिक्षा देने के अलावा उसके क्या कर्तव्य होते हैं, कैसे बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास करना है, कैसे उसका शारीरिक विकास भी हमको साथ साथ करना है और पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी, उसकी देखरेख करना, ये सब शिक्षक के कर्तव्य जो हैं ये धारा 24 में बताए गए हैं। धारा 27 RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। धारा 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। धारा 27 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। इसमें क्या है कि जो शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनको गैर शैक्षणिक कार्य में आप नहीं लगा सकते, 3 कार्यों को छोड़ के। 3 कार्य क्या है, जनगणना करने पे शिक्षक को लगाया जा सकता है। चुनाव में, जैसे कि अभी चुनाव हो रहा है, आज हमारे यहाँ चुनाव है प्रतापगढ़ में, तो चुनाव जो हो रहा है उसमें शिक्षक की ड्यूटी लगती है। और आपदा प्रबंधन में, मतलब आपदा अगर कोई आ गई है, आपके यहाँ बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, सूखा पड़ गया है, तो उसमें लगते हैं शिक्षक। तो धारा 27 में क्या दिया गया है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, केवल तीन परिस्थिति में छोड़ के, वो कौन से हो जाएंगी, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन। आगे देखते हैं। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 30:1, मतलब हर 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय में हर 30 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए, ऐसा अनुपात है। और उच्च प्राथमिक स्तर पे हर 35 बच्चों में से एक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर में से हर 35 बच्चों में से एक होना चाहिए। तो RTE 2009 के अनुसार क्या कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। 30:1 मतलब 30 बच्चों में एक अध्यापक, और 60, मान लीजिए 60 बच्चे हैं तो कितने अध्यापक होने चाहिए विद्यालय में, 2। लेकिन RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या है कि 35 बच्चों पे एक शिक्षक होने चाहिए, मतलब 5 बच्चे बढ़ जाते हैं इसमें। आगे है RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1। मतलब प्राथमिक में क्या है, प्राथमिक में 30:1 का अनुपात होना चाहिए, मतलब हर 30 बच्चों में एक, और उच्च प्राथमिक में हर 35 में से एक। लेकिन प्राथमिक प्लस उच्च प्राथमिक दोनों को ऐड करने के बाद अगर 200 बच्चे से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब 40:1, मतलब हर 40 बच्चे पे एक टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए फिर। तो अनुपात अगर संख्या 200 से अधिक हो रही है विद्यालय में तो अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये सब जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का है। तो यदि प्राथमिक स्तर पे 150 से भी अधिक बच्चे हैं तो क्या होगा कि एक प्रधानाध्यापक उसमें होना चाहिए और 5 शिक्षक उस विद्यालय में होने चाहिए। आगे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, उसको देख लेते हैं। RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, ये है 45 घंटे। मतलब एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। एक सप्ताह में उसको 45 घंटे का कार्य न्यूनतम करना है, अधिकतम नहीं। अधिकतम तो कुछ भी जा सकता है, देख लीजिए छुट्टी 3 बजे होती है या 4 बजे जो भी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स को रोक लिया जाता है, शाम 6 बजे तक, शाम 5 बजे तक काम होता है। तो लेकिन न्यूनतम क्या है, 45 घंटे एक सप्ताह में आपको करना ही होगा। आगे है RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने हैं, 800, और कार्य दिवस कितने हैं, 200 दिन। मतलब 365 दिन में से 200 दिन तो आपको कार्य करना ही है। न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं, 200 दिन है टीचर्स के लिए, प्राथमिक स्तर के टीचर्स के लिए। और शैक्षणिक घंटे कितने होने चाहिए, मतलब टोटल एक साल में जो कितने आवर्स आप टीचिंग करेंगे वो 800 घंटे हो जाते हैं। और यही उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या हो जाता है, 1000 घंटे आपके शैक्षणिक घंटे हो जाते हैं। और न्यूनतम कार्य दिवस कितना होता है, 220 दिन। मतलब 220 दिन आपको 365 दिन में आना ही है विद्यालय, और 1000 शैक्षणिक घंटे आपको कार्यरत होना ही है उच्च प्राथमिक स्तर पे। और प्राथमिक स्तर पे ये क्या हो जाता है, 800 घंटे शैक्षणिक घंटे हो जाते हैं न्यूनतम, और न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन हो जाता है। RTE 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, कक्षा 8 तक। तो ऊपर बता ही गया है, कक्षा 8 तक बच्चों को आप निकाल नहीं सकते, ना ही फेल कर सकते हैं। RTE 2009 में क्या बताया गया है, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी न्यूनतम 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो, अधिकतम 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब हर 1 किलोमीटर पे एक सरकारी विद्यालय होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा।
आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? वह अभिभावक होगा। एसएमसी क्या है? स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, जो स्कूल को मैनेज करने की कमेटी होगी, उसका अध्यक्ष कौन होगा? कोई ना कोई अभिभावक होता है उसमें, उसका अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, उसका अभिभावक कोई अध्यक्ष होगा। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का ही होगा। और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जिसका अध्यक्ष अभिभावक बनता है, उसी का काम क्या है? उसी का उत्तरदायित्व होता है स्कूल का विकास करना, उस स्कूल पर खर्च करना, स्कूल का जो अनुदान आता है उसकी देखरेख करना, इसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का ही काम होता है। आगे देखते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो वो शिक्षा हो जाएगी समावेशी शिक्षा व्यवस्था। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में मतलब क्या है? मतलब क्या गरीब क्या अमीर, किसी भी आर्थिक स्थिति से आता है, किसी भी सामाजिक स्थिति से आता हो, किसी भी धार्मिक स्थिति से आता हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो उस क्षेत्र में, उस फील्ड में, उस विद्यालय में पढ़ने के लिए आतुर है तो उसको वहीं समावेश करके उसी में पढ़ाया जाएगा। यही समावेशी शिक्षा व्यवस्था होती है। अगला पॉइंट है, आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितनी है? 18 वर्ष तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। 6 से 14 कितना है? जो सिंपल बच्चे हैं लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, यही लास्ट टॉपिक था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।